नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। नरेंद्र मोदी को 400 सीटें आ रही हैं या 150 सीटें आ रही हैं? नरेंद्र मोदी की हर रैली में पब्लिक के बीच नारा लगवाते हैं वो, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मगर राहुल गांधी ने बस कुछ घंटे पहले नरेंद्र मोदी पर अपना खुद का सर्वे करा दिया और बता भी दिया। राहुल गांधी अपना या अपनी पार्टी का सर्वे नहीं कराते, अपने कितने नंबर आएंगे ये नहीं बताते, मोदी पर सर्वे करवा रहे हैं और डेटा पब्लिक के बीच में लीक भी कर दे रहे हैं। अब राहुल गांधी ने मोदी पर जो सर्वे कराया है उसका डेटा है 150 सीट का। और भी चौंकाने वाली बात आपको बताता हूं, 15 दिन पहले यही राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी को 180 सीटें आ रही हैं, अब वो खुद ही आ गए हैं 150 सीटों पर। एक और चौंकाने वाली बात सुनिए, राहुल गांधी अपनी सीटें नहीं गिन रहे, मोदी की सीटें गिन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों का सर्वे नहीं करा रही है, मोदी कहां कहां आ रहे हैं यह डेटा निकलवा रही है। नरेंद्र मोदी का डर क्या होता है वो विरोधियों के चेहरे पर अब दिखने लगा है, कम से कम राहुल गांधी के चेहरे पर तो दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूज है कि राहुल गांधी 150 पर अटके हैं, प्रियंका गांधी 180 पर अटकी हैं, सिद्धरमैया कह रहे हैं 220 सीटें आएंगी, रेवंत रेड्डी 240 कह रहे हैं। मतलब साफ है, नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है उसका आधार आज पता चल गया। 100 या 150, 180 या 200, 220 या 240, ये नंबर्स मोदी के दुश्मन गिना रहे हैं, हवा में तीर मार रहे हैं। राहुल को खुद अपना नंबर नहीं पता, मगर वो हर 15 दिन में मोदी का ही हिसाब किताब लगा रहे हैं, मोदी की ही रिपोर्ट मंगा रहे हैं। हमें रिपोर्ट मिल रही है, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। किसी के पास 100 का डेटा है, कोई 150 लेकर बैठा है, कोई 220 सीटें गिना रहा है, कोई 240 तक मोदी को पहुंचा रहा है। मोदी विरोधी गुट का हर नेता ज्योतिषाचार्य बना बैठा है, हर कोई अपनी अपनी फेक थ्योरी ही घुमाए जा रहा है। मोदी विरोधियों का न हिसाब सही है न किताब सही है। मसलन 2 हफ्ते पहले कांग्रेस की टाइमलाइन पर मोदी का स्कोर 180 था, एक हफ्ते के बाद 180 में से 30 माइनस हो गया और 150 पर आ गया। राहुल ने यह नहीं बताया कि वो कितनी सीटें जीत रहे हैं, मगर मोदी के लिए 150 वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का खुद का डेटा मिसमैच हो रखा है। इंडी अलायंस वाले भी अलग अलग नंबर्स फेंक रहे हैं। पहले डिटेल में इसके कुछ सैंपल्स देखिए। सैंपल नंबर 1, संजय राउत यानी इंडी अलायंस में राहुल के पार्टनर, ये मोदी को 100 सीट दे रहे हैं। मोदी जी को 100 सीट भी नहीं मिलेगी, मोदी जी को 100 सीट भी नहीं मिलेगी, मोदी जी को 100 सीट भी नहीं मिलेगी। सैंपल नंबर 2, खुद राहुल गांधी जो 180 से 150 पर आ गए हैं, मोदी की सीटें घटाते जा रहे हैं। सैंपल नंबर 3, प्रियंका गांधी जो राहुल के 150 में 30 सीटें जोड़कर मोदी को 180 सीटें दिला रही हैं। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। लेकिन राहुल की 150 और प्रियंका की 180 वाली भविष्यवाणी को खुद उन्हीं की पार्टी के नेता पंक्चर कर रहे हैं। इसके भी सैंपल हमारे पास हैं। राहुल 150 कर रहे हैं। राहुल के फेवरेट सिद्धरमैया अपनी रिपोर्ट के आधार पर मोदी को 220 सीटें दिला रहे हैं। सिद्धरमैया की 220 वाली भविष्यवाणी को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ये कहकर काट रहे हैं कि मोदी तो 240 तक आसानी से जा रहे हैं। According to me, 200 to 220 seats they may win. That is the report.
आई एम हैविंग। इस बार दिल्ली में सब कुछ मिलने वाले नहीं है, राजस्थान में मिलने वाले नहीं है, या हरियाणा में मिलने वाले नहीं है, गुजरात में मिलने वाले नहीं है, यूपी में जितना सीट है उतना मिलने वाले नहीं है, बिहार में भी मिलने वाले नहीं है, साउथ में 129 है, 129 कर्नाटका से आउट ऑफ 28 27 दे हैव गॉट। इस बार तो 10-12 भी मिलने वाले नहीं है। तेलंगाना से 4 मिला था पिछले बार, इस बार तो 2 मिलने वाले। तो कहाँ से 400 मिलने वाले हैं, कहाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में मैं कहकर जा रहा हूँ, रिजल्ट के बाद फिर रजत शर्मा जी से मैं फ़ोन में बात करूँगा। 214 से लेकर 240 मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी का नंबर, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। सुन लिया आपने, राहुल की पार्टी के एक भी नेता का बयान एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, मगर उनकी टाइमलाइन पर 150 वाला स्कोर भी चल रहा है, 180 वाला नंबर भी घूम रहा है। यानी जो मोदी को तरह तरह के नंबर्स बांट रहे हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हुए बैठे हैं। बस यूट्यूब पर इस तरह के थंबनेल लगाकर, कैप्शन चिपकाकर मोदी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये वाला खेल खेल रहे हैं। राहुल अपनी पार्टी का सर्वे तो नहीं करा रहे, हां मोदी की पार्टी का सर्वे जरूर करा रहे हैं, उसमें भी उल्टे पुल्टे नंबर्स ही गिना रहे हैं। राहुल के दिमाग में यह नहीं चल रहा कि वो कितनी सीटें जीतेंगे, उनके दिमाग में 24 घंटे यह चल रहा है कि मोदी कितनी सीटें जीतेंगे, कहीं वो सच में 400 के पार तो नहीं चले जाएंगे। और इसका डर राहुल के चेहरे पर साफ साफ दिखता है, राहुल के एक्सप्रेशंस में वो डर झलकता है। इसे यूपी के एग्जाम्पल से समझिए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस सपा का गठजोड़ हुआ, यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी एक दिन रोड शो में साथ साथ दिखे, फिर गायब हो गए। मगर राउंड 1 की वोटिंग से चंद घंटों पहले दोनों एक दूसरे के अगल बगल आकर बैठ गए और यूपी के दोनों लड़के एक साथ मिलकर मोदी मोदी करने लगे। आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। यूपी के इन 2 लड़कों की न मैथमेटिक्स सही है, न केमिस्ट्री सही है, सब कैमरे के लिए ही है। इसका भी सैंपल देखिए। राहुल इंडी करते हैं, अखिलेश उन्हीं के सामने पीडीए वाला टेप ऑन कर देते हैं। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे, और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं, और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। राहुल के साथ वाली फोटो पोस्ट करके तड़क भड़क वाला कैप्शन लगा के अखिलेश माहौल तो बनाते हैं, मगर मन ही मन मोदी के सारे विरोधी एक दूसरे से ही चिढ़ते हैं। और इसकी झलक उस वक्त दिखती है जब अखिलेश बिजनौर पहुंचते हैं तो इशारों में कांग्रेस को ही कमजोर कह देते हैं। राहुल के 150 का जिक्र तक नहीं करते, मोदी के 400 की बात ही करते हैं। हमारी पार्टी ने अपनी हार का नहीं सोचा, सीट का नहीं सोचा। लोग जब सीटों का आकलन करने लगे तो उन्होंने कहा कि बताइए आपने कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी। हमने कहा कि मुझे गठबंधन करना था, इसलिए हमने 17 सीटें कांग्रेस की पार्टी को दे दी। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की हवा कुछ और चलने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है। जो लोग 400 पार कह रहे हैं, बताओ 400 हराओगे उन्हें कि नहीं हराओगे? अब इस खींचतान का एक और सैंपल देखिए। नगीना लोकसभा सीट पर चुनावी रैली के लिए अखिलेश के साथ राहुल को भी आना था।
पोस्टर छप चुके थे, लेकिन ऐन मौके पर राहुल निकल लिए और अखिलेश को संजय सिंह से काम चलाना पड़ा। पोस्टर से राहुल को हटाना पड़ा, लेकिन इंडी गुट दावे तो ऐसे करता है जैसे सब ठीक ठाक ही है। अखिलेश जी और राहुल गांधी जी साथ में आए। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार और राहुल गांधी जी साथ में दिखेंगे आपको। हर राज्य में जो क्षेत्रीय नेता है, उनके साथ राहुल गांधी जी अगर दिखते हैं तो जरूर उस राज्य में उनका प्रभाव पड़ेगा। एक लाइन में कहें तो आपसी तालमेल को लेकर भी पूरा का पूरा इंडी अलायंस ही कंफ्यूज्ड है। यूपी के दोनों लड़के 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, मगर अखिलेश किसी और लाइन पर चलते हैं और राहुल अपने ही वादे से मुकर जाते हैं। कुछ दिन पहले ही राहुल ने खटाखट गरीबी हटाने का वादा किया था। अब वोटिंग से कुछ घंटे पहले राहुल ने फटाफट अपने वादे से यू टर्न मार लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं उस नंबर को लिए चल रहा हूं। हम हिंदुस्तान के हर गरीब की मदद करेंगे। खटाखट 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 आता रहेगा। आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। मोदी विरोधी इंडी अलायंस गुणाभाग तो सही से कर नहीं पा रहा। बस 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे, यही रट लगा रहा है। 19 में यूपी के जो लड़के बिछड़ गए थे, वो 24 में साथ तो आए हैं, मगर कितनी सीटें मिलेंगी ये तक नहीं जोड़ पाए हैं। दोनों पार्टियों ने रामनवमी के दिन अपना अपना गाना बजाया। कांग्रेस ने राहुल को जननायक दिखाया, तो सियावर रामचंद्र की जय की जगह कोल्ड प्ले का आई एम फॉर द वीकेंड वाला टोन सुनाया। रही बात अखिलेश की, तो समाजवादी पार्टी ने एक अलग ट्यून बनवाया। राम नाम का जाप नहीं कराया। 4 मिनट का जो वीडियो बनाया, उसमें दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर का तराना ही सुनाया। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। मोदी विरोधी इंडी अलायंस जैसे कांग्रेस के लिए राम नाम का मतलब है कि सोशल मीडिया पर प्रभु राम की एक फोटो लगाओ, रामनवमी की शुभकामनाएं दे दो, खाना पूर्ति कर दो। अखिलेश की पार्टी ने तो फोटो भी नहीं लगाई, बस एक लाइन में कहानी खत्म कर दी। कैमरे पर वही रस्म अदायगी पूरी करके छोड़ दी। पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम के लिए समर्पण क्या होता है, अर्पण क्या होता है, ये विरोधी गुट को मोदी की इन तस्वीरों से सीखना होगा। समझना होगा जो लोग मोदी की आस्था का मजाक उड़ा रहे थे, मोदी की राम भक्ति, मोदी की पूजा पाठ पर सवाल उठा रहे थे, वो ये तस्वीरें देख लें और समझ लें बिना किसी पंडित के पूजा हो गई। मोदी राम की भक्ति में अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद लीन हो गए। मोदी के लिए भगवान राम वो हैं जिनके दर्शन के लिए जब मोदी अपने प्लेन की सीट पर भी बैठते हैं तो जूते उतार कर बैठते हैं। मोदी के लिए भगवान राम वो हैं जब वो रामलला का सूर्याभिषेक देख रहे होते हैं तो अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आराध्य को याद करते हैं। मोदी के लिए भगवान राम वो हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री चुनावी सभा के बीच में दोपहर के 12 बजते ही अपनी स्पीच रोक देते हैं, लाखों की भीड़ को हाथ में मोबाइल निकालकर अपने राम को प्रणाम करने को कहते हैं। अब 12 बजने में कुछ ही पल बाकी है। अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं।
भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। जय श्री राम। राहुल और अखिलेश में यह बात नहीं है। राम के लिए ऐसी भक्ति नहीं है। उनके लिए राम तो सिर्फ वोट का मसला है। राहुल रामनवमी पर शुभकामनाएं तो देंगे, मगर राम मंदिर नहीं जाएंगे। अब तक नहीं गए हैं और कब जाएंगे ये तारीख भी नहीं बताएंगे। इंडी अलायंस का कोई नेता अभी तक राम मंदिर नहीं गया है, बस सोशल मीडिया पर ही रामनवमी की शुभकामनाएं दे रहा है, वो भी एक लाइन में। मोदी विरोधी गुट के नेता राम का नाम लेने से बचते हैं क्योंकि वो डरते हैं कहीं मुस्लिम वोटर्स नाराज ना हो जाएं। ममता बनर्जी को ही ले लीजिए, वो ईद की बधाई देती हैं तो हैप्पीनेस, पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात करती हैं। लेकिन जब वही ममता बनर्जी रामनवमी के दिन विश करती हैं तो पढ़ लीजिए क्या लिखती हैं। कहती हैं, आई अपील टू मेंटेन पीस। इंडी गठबंधन के नेता अपनी उसी दयनीय मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार पुनः भारत और भारतीय संस्कृति को अपमानित और लज्जित करने से बाज नहीं आ रहे। सर्वप्रथम मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करते हुए रामनवमी के बारे में लिखा, टू मेंटेन पीस। भाई आप शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। यह सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है, क्योंकि तमाम आपने दूसरे मजहबी मौकों के ऊपर अमन का पैगाम देने की बात कही है और यहां पर आप शांति बनाए रखने की बात कह रही हैं। पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं बोल रही है, मेंटेन पीस, यानी एक बार फिर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास। याद कीजिए, दोपहर के 12 बजे जब सूर्य की किरणें रामलला के कपाट पर पड़ रही थी, जब उनका सूर्याभिषेक हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? यकीनन टीवी से चिपके रहे होंगे, ये अद्भुत दृश्य देख रहे होंगे। चुनावी सभा को बीच में रोककर और बाद में इस अलौकिक दृश्य को देखने वालों में मोदी भी थे। जानते हैं रामलला के सूर्याभिषेक की यह बात किसने सोची? यह बात मोदी ने ही सोची, वो भी चुनाव से कई महीनों पहले। मोदी ने यह तय कर दिया कि रामलला का उनके दिव्य मंदिर में पहला बर्थडे मनेगा, तो कैसे मनेगा? यह अवश्य प्रधानमंत्री जी का योगदान है सुझाव में, और एक विजन होता है। उन्होंने ये कहा कि इसमें टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि सूर्य की किरण भगवान के माथे पर आकर रामनवमी के दिन 12 बजे पड़े। तो इस दृष्टि से फिर हम लोगों ने जो केंद्र के कुछ इंस्टीट्यूट हैं, कुछ लेबोरेटरीज हैं जहां अध्ययन होता है, और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है, उनसे संपर्क करके और फिर इसका समाधान निकाला। क्योंकि यहाँ कठिनाई ये थी कि यहाँ पर सूर्य की किरण 12 बजे सीधे नहीं पड़ रही थी। कोई भी हम विंडो भी करते तो वो नहीं पड़ रही थी। इसलिए आवश्यकता यह थी कि हम शिखर में एक एपर्चर बनाएं, उससे सूर्य की किरण को रिसीव करें और वहाँ पे एक ऐसा गैजेट हो जो उसको रिफ्लेक्ट करके सूर्य को किरण को माथे पर पहुँचा सके। तो वह सारा कार्य किया गया। रामलला के इस दिव्य दर्शन के लिए साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल हुआ, वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग हुआ, और तब जाकर यह दृश्य पूरे देश ने देखा जो अद्भुत था। आज रामनवमी का पवित्र पर्व भी है। 500 वर्षों के बाद, लंबे इंतजार के बाद वो रामनवमी आई है जब भगवान राम अयोध्या में
भव्य मंदिर में विराजमान है। प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। और हमारा सौभाग्य देखिए, ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी नॉर्थ ईस्ट की इस पवित्र धरती पर हैं, जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है। लेकिन यह बात कुछ नेताओं को समझ में नहीं आएगी। इंडी अलायंस वालों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। वो तो राम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करना जानते हैं। राम के भक्तों को इशारों इशारों में पाखंडी तक बता डालते हैं। और उन्हीं में से एक हैं समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव। सुनिए क्या कह रहे हैं। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं। और एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। जो पहले होती रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की, मैं तो भगवान का। वैसे राम के नाम के साथ साथ आज देश में एक और नाम की चर्चा हुई और वो नाम है गाजीपुर का। गाजीपुर का जिक्र अखिलेश ने किया, कांग्रेस ने वो नाम अपनी टाइमलाइन पर फिट कर दिया। यानी विरोधी राम मंदिर तो गए नहीं, उल्टा गाजी गाजी करने लगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें एक खास वर्ग का वोट चाहिए, फिर चाहे इसके लिए राम मंदिर का बहिष्कार करके हिंदुओं की भावनाओं को ही क्यों न आहत करना पड़े। इंडी गुट वाले बिल्कुल यही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के युवराज जो कहते हैं कि उत्तर की बातें सतही होती हैं, वो आज उत्तर प्रदेश में आकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ वो दोनों आकर आज क्या बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन जीतेगा और एनडीए का सफाया हो जाएगा। पहला तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको उत्तर प्रदेश की सीमा गाजियाबाद से गाजीपुर तक ही क्यों नजर आई? गौतम बुद्ध नगर से भगवान गौतम बुद्ध की परिनिर्माण स्थली कुशीनगर तक क्यों नहीं नजर आई? आपको वो सीमा गौतम बुद्ध से कुशीनगर तक नजर नहीं आई? आपको सहारनपुर से बलिया तक नजर नहीं आई? मगर लगता है शायद गाजियाबाद और गाजीपुर वर्ड बोलते समय आपके मन में कोई दूसरा भाव रहता होगा। तो ये दोनों लोगों के मन में जो भावना है वो सभी समझ सकते हैं। यानी अखिलेश हो या राहुल, दोनों अपनी सीटें तो नहीं बता पा रहे, मोदी के खिलाफ एक वर्ग के वोटर्स को जरूर रिझा रहे हैं। रही बात राहुल की, तो अमेठी पर वो अभी भी गोलमोल जवाब ही दे रहे हैं। अमेठी का नाम सुनते ही सवाल को ही बीजेपी का सवाल वाला सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला